ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो वह प्रतिबिंबात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। भाषा का विकास इस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है, साथ ही उसमें वस्तु स्थायित्व के गुणों का विकास होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की है। निम्नलिखित में से इन चरणों के सही क्रम कौन से हैं? तो पहले है इनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। इनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 चरण हैं, जिसमें इनएक्टिव, इनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। संज्ञानात्मक विकास अध्ययन जे.एस. ब्रूनर द्वारा दिया गया। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन जे.एस. ब्रूनर द्वारा दिए गए। इन्होंने पियाजे के सिद्धांत को अधिक उन्नत बनाने की कोशिश की है। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 तरीकों द्वारा बताता है। संक्रियता, 0 से 3 वर्ष। संक्रियता एक ऐसा तरीका है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों क्रिया द्वारा व्यक्त करता है, जैसे दूध की बोतल देकर शिशु द्वारा मुंह चलाना। हाथ पैर फैलाना एक सक्रियता विधि का उदाहरण है, जिसके द्वारा दूध पीने की इच्छा भी अभिव्यक्त कर रहा है। दृश्य प्रतिमा, 3 से 12 वर्ष। दृश्य प्रतिमा विधि में बालक अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है, तथा सांकेतिक विधि में बालक भाषा के व्यवहार द्वारा अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। सांकेतिक, 12 वर्ष के बाद ब्रूनर ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि इन तीनों के संप्रत्यय का विकास एक क्रम में होता है। जन्म से करीब 18 महीने तक संक्रियता विधि की प्रधानता देखी गई है। 1 या 2 साल की उम्र में दृश्य प्रतिमा विधि की प्रधानता देखी गई है। करीब 7 साल की उम्र में सांकेतिक विधि की प्रधानता देखी गई। इस अवस्था में बालक संकेतों के माध्यम से सूचनाओं का संकलन और विश्लेषण करना, भाषा और गणित के संप्रत्यय सूत्र गणना सीखना, उनका प्रयोग करते हैं, इसलिए यह सर्वोच्च अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था का ब्रूनर द्वारा नहीं दिया गया? तो वो है इंद्रिय गति, क्रियात्मक प्रतिनिधान, इनएक्टिव, इनकॉनिक, सिंबॉलिक। प्रतीकात्मक, अप्रतीकात्मक। इनकॉनिक, सिंबॉलिक और इनएक्टिव। क्रियात्मक, प्रतिमा प्रतिनिधि, क्रियात्मक प्रतिनिधान, प्रतिमा प्रतिनिधान और प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था ब्रूनर द्वारा नहीं दी गई? पराधीनता नहीं दी गई। इंग्लिश में सबके नाम समान होते हैं। अधिनियम यानी इनएक्टिव, प्रतिभारपाता इनकॉम और सिंबॉलिक यानी सांकेतिक। इंग्लिश में याद रखना है इनएक्टिव, इनकॉनिक। देखिए इनएक्टिव, आयोनिक और सिंबॉलिक। इनएक्टिव, आयोनिक, सिंबॉलिक। इनएक्टिव, आयोनिक, सिंबॉलिक। इंग्लिश में नाम याद रखने से समस्या नहीं रहती। इनएक्टिव, आयोनिक, सिंबॉलिक। ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की निम्न अवस्थाओं बताई है। गामक अवस्था, प्रतिमापरक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, मतलब यही है। इनएक्टिव, आयोनिक और सिंबॉलिक, मतलब इंग्लिश नाम इनके यही है। ब्रूनर द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है, तो वह प्रतीकात्मक अवस्था सर्वोच्च। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो जेरोम ब्रूनर को। विद्यालय विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम, जेरोम ब्रूनर। एस.आर. अधिगम सिद्धांत संबंधित नहीं है, ब्रूनर से संबंधित नहीं है। थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव है। एस.आर. सिद्धांत थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव संबंधित है, ब्रूनर संबंधित नहीं। ये स्टडी ऑफ थिंकिंग, जेरोम ब्रूनर की। ये स्टडी ऑफ थिंकिंग, जेरोम ब्रूनर की। ब्रूनर ने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ थिंकिंग में बताया कि कैसे मनुष्य पूर्वक सीमित ध्यान और स्मृति, समय और अज्ञानता के दबावों द्वारा लगाई गई त्रुटि के जोखिमों के बावजूद तर्क संगतता का एक उपाय प्राप्त करता है। कौन सी रणनीति ब्रूनर ने संप्रत्यय निर्माण में नहीं पहचानी? तो वो है परसेप्टिबिलिटी। परसेप्टिबिलिटी ब्रूनर ने नहीं पहचानी। कौन सी पहचानी है? तो वो है साइमल्टेनियस स्कैनिंग,
सक्सेसिव स्कैनिंग और है कंजर्वेटिव स्कैनिंग, साइमल्टेनियस स्कैनिंग, साइमल्टेनियस, सक्सेसिव, कंजर्वेटिव। ब्रूनर ने बताया कि संप्रति निर्माण कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल 4 नीतियाँ बताई है, साइमल्टेनियस स्कैनिंग, सक्सेसिव स्कैनिंग, कंजर्वेटिव स्कैनिंग और फॉक्स गैबलिंग है, ठीक है। विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है, यह दृष्टिकोण प्रस्तावित है ब्रूनर का। संरचनात्मक अधिगम यह जेरोनोम ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत, ज्ञान की संरचना अधिगम प्रेरक जेरोनोम ब्रूनर की 2 बहुचर्चित पुस्तकें, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। जेरोनोम ब्रूनर की 2 बहुचर्चित पुस्तकें हैं, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच, ये नहीं है। क्या क्या है? नवीन ज्ञान सूचना का ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण करना, ज्ञान की प्राप्तता की जांच करना। ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच नहीं होती है, ठीक है, ब्रूनर द्वारा। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है क्रियात्मक अवस्था। ये विश्वास की अधिगम करता सक्रिय रूप से ज्ञान की रचना, उसकी विवेचना और उसकी पहचान व्यक्तिगत तरीके से करता है, सर्वाधिक उपयुक्त है। व्यक्तिगत तरीके के लिए रचनावादी दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है। कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां बनी है? तो वह सभी विकल्प, संदर्भीकरण, सहयोग और संज्ञानात्मक। रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है। दूसरा सही नहीं है। रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। सीधे ही नहीं भरना है भाई, ये रचनावाद नहीं कहता। रचनावाद अपने स्वयं के प्रयासों या ज्ञान के स्व रचना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। रचनावाद उपागम, खोज, अधिगम, पूछताछ विधि एवं सामाजिक अन्वेषण पर बल देता है। रचनात्मक उपागम बाल केंद्रित है, ये सभी सही है, किंतु सीधे ही मस्तिष्क में नहीं भरने का प्रयास करना। विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो वह रचनावाद। सीखने के लिए कौन सा दृष्टिकोण ये मानता है कि लोग सक्रिय रूप से अपना ज्ञान संरचित करते हैं? ये वास्तविकता शिक्षार्थी के अनुभवों से निर्धारित होती है, रचनावाद से। रचनात्मक सीखने के वातावरण में होता है नियंत्रित कक्षा अनुशासन। रचनावाद में नियंत्रित कक्षा अनुशासन न होकर स्वतंत्र वातावरण होता है। विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है, तो वो है आदत या आदि होना, यह साहचर्य संबंधित नहीं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन, निरीक्षण अधिगम और चिन्ह, यह साहचर्य से है, जबकि आदत या आदि होना ये नहीं। रचनावादी उपागम में 5 ई का सही क्रम है। सबसे पहले संलग्न, फिर खोज, फिर व्याख्या, विस्तार और अंत में मूल्यांकन करना। सबसे पहले संलग्न करना है, फिर खोज करनी, फिर व्याख्या करनी, फिर विस्तार करना है। सबसे पहले संलग्न करना है, संलग्न की खोज करनी, बाद में व्याख्या, व्याख्या के बाद में विस्तार और बाद में मूल्यांकन। संलग्न इंजाइगमेंट, खोज यानी एक्सप्लोरेशन, व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन, विस्तार मतलब एक्सटेंशन और मूल्यांकन मतलब इवेल्यूशन। संलग्न, खोज, व्याख्या, विस्तार और मूल्यांकन। सबसे अंत में है इवेल्यूशन। सबसे पहले इंगेजमेंट होगा, फिर एक्सप्लोरेशन होगा, फिर एक्सप्लेनेशन होगा, फिर एक्सटेंशन होगा और फिर इवेल्यूशन होगा। द्रविडवादी के 5 ई उपागम के किस सोपान में विद्यार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? तो विस्तार। जोड़ना मतलब विस्तार करना, ठीक है। कौन सा अधिगम का द्रविडवादी उपागम है? छात्र
जो नवीन सूचना का विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान को जोड़कर सीखता है, ये निर्मितवाद। निर्मितवाद की प्रक्रिया बाल केंद्रित होती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक केवल निर्देशक की भूमिका में होता है। निर्मितवाद का जनक जेरोम ब्रूनर अमेरिका का था। निर्मितवाद का जनक कौन है? जेरोम ब्रूनर है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे स्विट्जरलैंड का था। निर्मितवादी उपागम, निर्मितवाद का जनक कौन है? तो वो तो जेरोम ब्रूनर हो गए। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया? वाइगोस्की ने। निर्मितवादी प्रतिपादन पियाजे व वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित है। निर्मितवादी प्रतिमान पियाजे व वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद, निर्मितवाद छात्र केंद्रीय सिद्धांत है। एलन और बेकन ने 1954 में निर्मितवाद में बल दिया। शिक्षा में निर्मितवादी सिद्धांत दो भागों में बांटे गए, संज्ञानात्मक निर्मितवाद और सामाजिक निर्मितवाद। संज्ञानात्मक में क्या होता है? छात्र स्वयं संज्ञानात्मक परिवर्तनों द्वारा हल निकालते हैं। सामाजिक निर्मितवाद में अंतःक्रिया के माध्यम से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर है वाइगोस्की और पियाजे। निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर है। निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है करके सीखना। निर्मितवादी कहते हैं कि हमें करके सीखना चाहिए। अधिगम के कौन से सिद्धांत के अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं? निर्मितवाद, निर्मितवाद में अध्यापक है जो सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है। निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक होती है। न्याय, शिक्षक केवल सुविधा प्रदाता होता है। शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान और समझ का निर्माण करता है। सही है। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है। यह भी सत्य है। सीखना एक सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया है। यह भी सत्य है। निर्मितवाद की संपत्ति से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन है वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण करना। निर्मितवाद के संप्रदाय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन है वाद विवाद और चर्चा के विचारों का निर्माण करना। कौन सा निर्मितवादी सिद्धांत का आधार निर्मितवाद सिद्धांत आधारित शिक्षण उपागम नहीं है? तो वो है प्रदर्शन उपागम। प्रदर्शन है जो निर्मितवादी नहीं है। सहकारी अधिगम उपागम, ह्यूरिस्टिक उपागम और समूह परिचर्चा ये सभी निर्मितवाद में है, जबकि प्रदर्शन निर्मितवाद में नहीं आता है। सहकारी अधिगम व्यूह रचनाओं के विकास पर निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत ने बल दिया है? निर्मितवाद। निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। सहजकर्ता या सरलीकृत करने वाला या सुविधा प्रदाता की। नीचे दिए गई सूची में संरचनावादी अधिगम से संबंधित कुछ कथन दिए गए, कूट से चुनकर सही उत्तर दीजिए। यह शिक्षक केंद्रित विधि है। नहीं। कौन कौन से सही है? 2, 3 और 4। शिक्षक केंद्रित नहीं, इसमें विद्यार्थी स्वयं ज्ञान द्वारा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर बल दिया जाता है। यह सत्य है। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के समान है। यह भी सत्य है। परीक्षा उपागम समस्या समाधान विचार विमर्श शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह भी सत्य है। अधिगमकर्ता निष्क्रिय होता है। नए निष्क्रिय तो उसमें होता है व्याख्या में। और शिक्षक केंद्रित ये भी वाक्य ही है। निर्मितवादी उपागम का उद्गम होता है संज्ञानवादी मनोविज्ञान से। निर्मितवादी उपागम का उद्गम संज्ञानवादी मनोविज्ञान से होता है। किस मनोविज्ञान के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक होता है? निर्मितवाद के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक है। निर्मितवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं। निर्मितवाद ये गलत मानता है। विद्यार्थी शिक्षक को सूचनाएं प्रसारित करते हैं, इसमें यह सत्य है। ठीक है। निर्मितवाद में कौन सा गलत है? तो शिक्षक विद्यार्थी को सूचनाएं प्रसारित करते हैं। नहीं, विद्यार्थी स्वयं सूचनाएं प्रसारित करते हैं, शिक्षक तो केवल सुविधा प्रदाता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम विश्व का व्यक्तित्व विवेचन है। शिक्षक विद्यार्थी द्वारा स्वयं के ज्ञान निर्माण में सहायता करते हैं। सहायता जरूर कर देते हैं। जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाए, छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, ये किस उपागम की ओर संकेत है? निर्मितवादी की ओर। छात्र जब खुद स्वयं चर्चा करके कोई निष्कर्ष निकाले या समाधान करे तो वो निर्मितवाद के अंतर्गत है।
छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा कर निष्कर्ष निकाले। शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो तो निर्मितवाद होगा। निर्मितवाद बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक सवाल तो पक्का ही आएगा निर्मितवाद से। उपागम सहकारी अधिगम का समर्थन करता है, पीछे आया था लेवल टेस्ट में। उपागम सहकारी अधिगम का समर्थन करता है। निर्मितवाद सहकारी अधिगम, निर्माणवादी उपागम सहकारी अधिगम, ये पीछे ऑप्शन में था एक सहकारी अधिगम वाला। कौन सा कथन निर्मितवाद के संदर्भ में गलत है? तो वो है रटन पद्धति को प्रोत्साहन, ये नहीं देता है निर्मितवाद। निर्मितवाद खोज आधारित है, चिंतन का विकास करता है, नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। निर्मितवाद रटन पद्धति को प्रोत्साहित न करके समझाकर सिखाने और ज्ञान निर्माण पर बल देता है। लोग चीज़ों का अनुभव करके उन अनुभवों पर चिंतन करके दुनिया को अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह निर्मितवाद या निर्माणवाद है। निर्मितवाद का प्रकार नहीं है तो वह है पशु निर्मितवाद। निर्मितवाद का प्रकार पशु निर्मितवाद नहीं है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद है, सामाजिक निर्मितवाद है, रेडिकल निर्मितवाद है, पशु निर्मितवाद नहीं है। निर्मितवाद उपागम में शिक्षण व अधिगम मूल्यांकन हेतु प्रचलित पद्धतियों में से कौन सी उपयुक्त नहीं है? केवल वस्तुनिष्ठ मानकीकृत परीक्षण केवल आ जाए तो उसका मतलब उत्तर गलत ही है, वही होगा, क्योंकि केवल सब कुछ उसमें नहीं हो सकता। निष्पत्ति आधारित परीक्षण चलता है निर्मितवाद है। वैकल्पिक समाधान अथवा आकलन का अवरोध कसौटी आधारित मूल्यांकन होता है। निर्मितवाद की आधारभूत विशेषता नहीं। अधिगम एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। निष्क्रिय कैसे है भाई? सक्रिय है, यह गलत है, निष्क्रिय वाली। नवीन अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम्य होता है। अधिगम पूर्व संक्रियात्मकता स्कीमा का पुनर्संगठन है। निष्क्रिय नहीं, सक्रिय। अधिगम के किस उपागम में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पर बल दिया जाता है? उस ज्ञान के पारस्परिक निर्माण एवं सृजन की बात कही गई है तो वह सामाजिक निर्मितवाद। वाइगोत्स्की एक सामाजिक निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ज्ञान के निर्माण में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और भाषा को महत्वपूर्ण माना है। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, ये एक उदाहरण है। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, ये मिलकर कार्य करना यानी कि सामाजिक निर्मितवाद है। अच्छा, विद्यार्थी समूह में रहेंगे तो सामाजिक निर्मितवाद सीखेंगे, यह सत्य है, बिल्कुल राइट। निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन 4 सही नहीं। अध्यापक को विद्यार्थियों तक सही तथ्यों और सूचनाओं को पहुंचाना चाहिए। अध्यापक सही सूचना तथ्य नहीं पहुंचाते। अध्यापक तो केवल सुविधा प्रदाता होता है, इसमें विद्यार्थी सब कुछ करते हैं। ये गड़बड़ हो गया चौथा, तो सही कौन से? अध्यापक को विद्यार्थियों के पूर्व संप्रति और गलत संप्रति जानना चाहिए, ये जान सकते हैं। अध्यापक को कक्षा में विचारों के वाद विवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सत्य है। अध्यापक विद्यार्थियों को संप्रतियों के अनुप्रयोग और परिणामों के सारांश के लिए कह सकता है। अध्यापक कह सकता है किंतु अध्यापक करता कुछ नहीं है स्वयं। निर्मितवाद में अध्यापक केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका में सूचनाओं का आदान प्रदान बालक स्वयं करता है। शिक्षण अधिगम के निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अध्यापक में सही विषय वस्तु को स्थानांतरित करने की योग्यता होनी चाहिए। अध्यापक में कोई योग्यता नहीं है, अध्यापक केवल मार्गदर्शक चाहिए हमें। अध्यापक को लचीली और अच्छी विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, ये तो चलेगा। अध्यापक में अच्छे शिक्षा शास्त्रीय कौशल होने चाहिए। अध्यापक में विभिन्न तरीकों से सिद्धांतों के अन्वेषण की योग्यता होनी चाहिए, ये सभी चाहिए। जबकि विषय वस्तु को स्थानांतरित करने की योग्यता ये कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बच्चे स्वयं करते हैं निर्मितवाद। निर्मितवाद की कक्षा प्रबंधन रणनीति में सम्मिलित नहीं है। अध्यापक को केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए, ये तो गड़बड़ी हो गया है। प्रतिभाशाली को क्यों अवसर देगा भाई? कमजोर है वो नहीं पढ़ेंगे, सबको पढ़ाना है। छात्रों को समूह में कार्य करने का अभिनव और परिश्रम प्रदान करना। छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए स्पष्ट एवं विशिष्ट कार्य दिए जाने चाहिए। अध्यापक को छात्रों के कार्य को पूर्ण करने का समय का निर्धारण करना चाहिए। कुछ भी कर सकता है, मौका सबको देना है। निर्मितवादी शिक्षण परिस्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अनुदेशन रणनीति में अन्वेषण गतिविधियां सम्मिलित होती है। अनुदेशन रणनीति में तथ्य और सूचना सम्मिलित होता है। अन्वेषण रणनीति में समस्या समाधान सम्मिलित होता है।
अन्वेषण रणनीति में साथियों से परिचय सम्मिलित है। प्रश्न दूसरा गड़बड़ है। अन्वेषण रणनीति में तथ्य और सूचना सम्मिलित है, यह गड़बड़ है। निर्मितवाद का सिद्धांत मान्य, निर्मितवाद का सिद्धांत या मान्यता नहीं है। कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो वो है अधिगमकर्ता एक खाली बर्तन के समान होता है, उसमें ज्ञान भरा जाता है। अधिगमकर्ता भाई खाली बर्तन नहीं होता है। निर्मितवाद मानता है कि एक बालक जब घर से विद्यालय के लिए आता है तो वो बहुत कुछ जानता है पहले से ही। अधिगम केवल मस्तिष्क में होता है, यह तो फिर भी चलेगा। अधिगम तो मस्तिष्क में ही होगा। पैर थोड़ी जानता है कि भाई, पैर को कुछ नहीं पता होता है, सब कुछ मस्तिष्क में ही नियंत्रित होता है। ज्ञान को निर्मित किया जाता है, न कि वह जन्मदात होता है। ये तो सत्य है, क्योंकि ज्ञान को जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो उसे कुछ नहीं पता होता है, उसको सब निर्मितवाद के द्वारा सीखा जाता है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, सही। निर्मित शिक्षण का सामान्य घटक नहीं है। पाठ्य वस्तु की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य या प्रस्तुति हमें नहीं करनी, बालक स्वयं करेंगे। विद्यार्थी का निगम, स्वामित्व, सामाजिक बातचीत, वार्ता, जटिल अधिगम वातावरण। निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? अधिगम करता है कि पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम चलेगा। अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना, ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या, सामाजिक अंत्यक्रिया को सुगम और सुविधाजनक बनाता है। सभी सत्य है इसमें। कौन सा योग निर्मितवादी का एक प्रकार नहीं है? तो वह है भावात्मक निर्मितवाद, मनोक्रियात्मक निर्मितवाद, ये नहीं चलेगा। संज्ञानात्मक निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद चलेगा। सामाजिक निर्मितवाद, रेडिकल निर्मितवाद चलेगा। रेडिकल निर्मितवाद, संज्ञानात्मक निर्मितवाद चलेगा, जबकि भावात्मक और मनोक्रियात्मक निर्मितवाद नहीं चलेगा। भावात्मक या मनोक्रियात्मक निर्मितवाद के प्रकार ना होकर अधिगम के प्रकार है। अधिगम में केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। दो केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितवाद अधिगम में कौन सा विकल्प सही है? तो वो है आपके 1 और 2 सही है। अधिगम अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है अन्यों के साथ सहयोग देने के लिए। जब बालक छोटे समूह में समस्याओं पर चर्चा कर स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचे, ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? निर्मितवादी की ओर। अधिगम स्थानांतरण, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, ये धनात्मक स्थानांतरण। सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण। एक व्यक्ति अमेरिका में कार चलाता है, फिर भारत में आके कार चलाएगा तो उसमें गड़बड़ी होगी। एक व्यक्ति स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चलाना जानता है, वो पिछले 4-5 से वाई मोटरसाइकिल चला रहा है, अचानक उसे रॉयल इनफील्ड या राजदूत मोटरसाइकिल चलाए तो उसे परेशानी होगी। गियर ब्रेक की विपरीत स्थिति के कारण का सामना करना पड़ा। शून्य स्थानांतरण, 10वीं कक्षा में पढ़ी गणित का विषय ज्ञान मनोविज्ञान पढ़ने में न तो सहायता करता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है, तो वो शून्य स्थानांतरण होगा। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों से सीखने पर किसी भी प्रकार कोई प्रभाव नहीं डालता है तो ये शून्य स्थानांतरण कहलाता है। गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो ये सकारात्मक होगा। कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? शून्य स्थानांतरण, कोई फर्क नहीं पड़ता, नील बटा सन्नाटा है। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया, ये सकारात्मक होगा। बिल्कुल राइट। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, शून्य स्थानांतरण होगा। अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है। दूरवर्ती स्थानांतरण अधिगम का प्रकार नहीं। सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक या शून्य है।
सकारात्मक चलेगा, नकारात्मक चलेगा, शून्य चलेगा, जबकि दूरवर्ती स्थानांतरण नहीं चलेगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। तो शून्य प्रशिक्षण अंतरण। एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज है, तो इसी अधिगम में विद्यार्थी के माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। यह उदाहरण किस अधिगम का स्थानांतरण है? ऋणात्मक, क्योंकि इसमें गड़बड़ी हो गई। माउस का बहुवचन माइस होता है, अतः ऋणात्मक स्थानांतरण हुआ, कुछ गड़बड़ी हो गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार आया हुआ है। हाउस का हाउसेज माउस का माउसेज कर दिया तो ऋणात्मक हो गया, क्योंकि माउस का माइस होता है। सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं है। तथ्यों में विशिष्टता, ये सहायक नहीं। मानसिक तथ्यों में विशिष्टता अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं। अधिगम स्थानांतरण का एक सिद्धांत है समरूप तत्व का सिद्धांत। एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण जिस प्रकार धनात्मक होगा, ये तो पक्का ही। मानसिक से मानसिक चलेगा, ठीक है। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो वह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। ये सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का स्थानांतरण है। तो ये है द्विपार्श्व, दोनों हाथों से लिखना यानी द्विपार्श्व। ये इंपॉर्टेंट, 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन। जब शरीर के एक अंग किए जाने वाले एक कार्य का प्रभाव दूसरे अंग पर पड़ता है, वह द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण कहलाता है। अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता, तो वो है स्वयं हेतु रटना। अधिगम के धनात्मक में प्रभाव नहीं करता है। विषय वस्तु की अर्थपूर्णता धनात्मक है। सिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बल देना, ये भी धनात्मक है। विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना, ये धनात्मक है, जबकि स्वयं हेतु रटना अधिगम का धनात्मक नहीं, ऋणात्मक। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम का अंतरण है? ऊर्ध्वांतरण। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय अपने पूर्व अनुभव का सहायक होना ऊर्ध्वांतरण। सीखने का स्थानांतरण अथवा पूर्व अनुभव का प्रयोग नए अधिगम में प्रयोग करता है। विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है। अध्यापक का शिक्षा देना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अध्यापक को पढ़ाते समय क्या नहीं करना चाहिए? रटकर सिखाने की आदत का विकास करना, ये नहीं करना चाहिए। सूझबूझ सिखाने की आदत, विषय वस्तु को समानता एवं भिन्नता पहचानने की आदत का विकास करना, कक्षा में सीखे ज्ञान एवं कौशल को अन्य स्थितियों में प्रयोग करना, ये तो करवा सकते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना। सीखने के बाद एक बालक शंकु आकार तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का मापन ज्ञात करने में सामर्थ्य होता है, तो ये अधिगम का स्थानांतरण है। स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण अधिगम के स्थानांतरण के बारे में कथन सोरेनसन का है। पीएच स्केल दिया था सोरेनसन ने, इसी का ये कथन है। क्या अधिगम स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? बहुपक्षीय नहीं होगा। एक पक्षीय हो सकता है, द्विपक्षीय हो सकता है, लंबात्मक हो सकता है। बहुपक्षीय अधिगम स्थानांतरण नहीं होता। ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। सीखने में बाधा डालना ऋणात्मक होगा। कौन सा कारक प्रशिक्षण अधिगम के स्थानांतरण नहीं करता? इच्छा शक्ति, परिपक्वता, थकान, उचित वातावरण। थकान या थकावट स्थानांतरण में क्या मदद करेगी? यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के ज्ञान को सीखने में सहायक करते हैं तो ये सकारात्मक या धनात्मक। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय अथवा एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना सीखने में स्थानांतरण है। विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण सुसाध्य। उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण। ऊर्ध्वाधर बालक में चिंतन और अधिगम। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है उपचारात्मक शिक्षण। यदि कोई बालक धीमी गति से सीख रहा है तो उनका उपचारात्मक शिक्षण कराना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को अधिगम करता
को क्रिया के लिए प्रोत्साहित करता है, अधिगम करता है कि जिज्ञासा का पोषण करता है, अधिगम करता है को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। सही शुद्धिकरण के सिद्धांत का आशय है गलत आदत नहीं पड़ने देना। यही सही सिद्धांत का गलत आदत नहीं पड़ने देना सही शुद्धिकरण का सिद्धांत का आशय है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन की संगठन अवस्था का कौन सा तत्व नहीं है? कार्य विश्लेषण करना। यह शिक्षण अधिगम प्रबंधन की संगठन अवस्था में नहीं आता है। संगठन अवस्था में क्या आता है? तो उसमें समुचित शिक्षण युक्तों का चयन करना, इसमें चयन करना है, विश्लेषण कुछ नहीं करना है। समुचित संप्रेषण विधियों का चयन करना, युक्तियों का चयन करना, सर्वदर्शी सामग्रियों का चयन करना। सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, ये गेस्टोल्टवादियों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थितियों का होना, ये गेस्टोल्टवादियों ने दी। अधिगम प्रकृति में लगभग स्थायी, ये गेस्टोल्टवादियों ने दी है सूझ को। अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है, चलेगा। अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रता का अनोखा मिश्रण है? चिन्ह पूर्णकार सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण, व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण, चिन्ह पूर्णकार का सिद्धांत। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप से मदद करता है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे वृद्धि होती है ज्ञान का सहसंबंध आमंत्रण। गुण, कौन सा गुण अधिगमकर्ता की सृजनात्मक शक्ति से संबंध नहीं है? लचीलापन, उच्च बुद्धि लब्धि, प्रवाहिता, मौलिकता। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ, ये मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? तो वो है उपलब्धि परीक्षण। उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक व्यक्ति की व्यक्तिगता एवं इच्छाएं, भावनाएं और क्षमताएं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से। पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो वो है चर अनुपात। एक लड़की अपने अच्छे व्यवहार के लिए अपनी माँ द्वारा एकांत दिनों पर पुरस्कृत होती है। व्यवहारवाद के अनुसार पुनर्बलन का ये प्रकार निश्चित अंतराल है। एकांतर यानी अंतर के बाद अंतर यानी अंतराल। जब एक तटस्थ उद्दीपक भोजन अथवा जल के साथ जुड़ता है तो पुनर्बलन करने का गुण प्राप्त कर लेता है। व्यवहारवाद अधिगम का ये सिद्धांत कहलाता है द्वितीय पुनर्बलन। व्यवहारवाद के अनुसार जब वस्तु जिसे किसी एक निश्चित परिस्थिति से एक निश्चित अनुक्रिया द्वारा हटाया जाता है, उस समान अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसे कहते हैं ऋणात्मक पुनर्बलक। निर्देशन और अधिगम के बीच समानता है, दोनों छात्र केंद्रित है। निर्देशन छात्र केंद्रित है, अधिगम छात्र केंद्रित है। कौन सा गणित अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वथा उचित है? तो वो है शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी, खुद की शैली की पहचान करनी और शिक्षार्थियों की शैली की पहचान करनी। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वो लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगता है। लाल का कांटा चुभा और लाल से डरता है, तो वो है उद्दीपन सामान्यीकरण। सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है पर्याप्त संसाधन सामग्री के एकत्रीकरण की, समूह रचना निर्धारण की, बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की सभी। एक विजातीय कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को होशियार बच्चों के साथ बैठाया गया है। इस प्रकार परिस्थिति में कौन सा अधिगम है? सहपाठी समूह अधिगम। एक बालक अधिगम सीखता है यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए तो अधिक सीखेगा। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अव्यवस्था है, स्थायी परिवर्तन अधिगम होता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अव्यवस्था है, स्थायी परिवर्तन अधिगम। फ, व, म, न अक्षरों में ध्वनि में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या है।
प्रत्यक्षीकरण की समस्या। अधिगम का कौन सा सिद्धांत अभिक्रमित अधिगम पद्धति का आधार है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। अधिगम का कौन सा सिद्धांत अभिक्रमित अधिगम पद्धति का आधार है? सक्रिय अनुबंधन। कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, यह अधिगम को प्रदर्शित करता है। कुछ ज्ञान है तभी तो हाथ जोड़ के अध्यापक को सलाम कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक नहीं है। जॉन डेवी दर्शन शास्त्री है, मनोवैज्ञानिक नहीं। वॉटसन, हॉल और स्किनर मनोवैज्ञानिक है। बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम के दार्शनिक आधार सबसे कम महत्व रखता है। बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु कौन सा विकल्प सबसे महत्व रखता है? दार्शनिक आधार कोई मतलब नहीं है बालकों में। बौद्धिक आधार होना चाहिए, अभिप्रेरण आधार होना चाहिए, शारीरिक आधार होना चाहिए। दार्शनिक आधार का कोई मतलब नहीं। अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया जाता है? तो वह संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, अभिक्रमित अनुदेशन में जिस शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है वह है स्वगति से सीखने का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन में स्वगति से सीखने का अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपन ही उपस्थित किए जाने पर अंततः गोत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना, विलोप, बंद हो गई मतलब विलोप हो गया। विलंब मतलब देर देर से आ रही है, बंद हो गई मतलब विलोप हो गया। अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? पुरस्कार है जो अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम पुरस्कार कम से कम प्रयोग में लाना चाहिए। मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति चलेगी, प्रवृत्ति को रोचक बनाना चलेगा, बच्चे के अनुभव से जोड़ना चलेगा। समग्रता के सिद्धांत की प्रतिपादक है वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर। समग्रता के सिद्धांत की प्रवर्तक मैक्स वर्दिमर। अधिगम में परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ही गड़बड़ है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते हैं, ये गड़बड़ है। परिपक्वता से तात्पर्य मांसपेशियों एवं स्नायु संस्थान से है, होने वाले परिवर्तनों संबंधी परिणाम से, जबकि अधिगम का अर्थ वातावरणीय दबावों के फलस्वरूप व्यक्ति की क्रियाओं से। कौन सा बालकों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो वो है परिवार, समवयस्क, समूह और अध्यापक। अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान परिवार का, समवयस्क, समूह का और अध्यापक का। विकास का एक अधिनियम कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का, वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई गई है? संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय और दिशा की कम समझ। एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों और घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों का अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यह अध्यापक द्वारा प्रयुक्त उपागम है, तो वो है खोज उपागम। खुद करके देखो। व्यवहार की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन किसके लिए निश्चित होते हैं? परिणाम के लिए। व्यवहार की पुनरावृत्ति और परिमार्जन किसके लिए निश्चित होते हैं? परिणाम के लिए। कौन सा कारक परीक्षण या अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता? थकावट या थकान। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले पीछे आया था। इच्छा शक्ति प्रभावित करती है, वातावरण प्रभावित करती है, जबकि अधिगम को थकान कभी प्रभावित नहीं करती। थकान कितनी भी है तो भी जो याद होगा वो होगा। सामाजिक अधिगम का एक अधिगम प्रतिक्रिया का कर्मिक लुप्त होना मतलब विलोप हो जाना। न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। ये उदाहरण अंतर्दृष्टि। अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया?
उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत हल ने दिया। अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत हल ने दिया। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे, ब्रूनर। अंतरराष्ट्रीय अधिगम सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, सूझ, समझ, बुद्धि, प्रज्ञा की भूमिका पर अधिक बल प्रदान करते हैं। गेस्टल्टवादी उद्देश्यपूर्ण अन्वेषण एवं रचनात्मक अधिगम पर बल देते हैं। व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते देख वह कार्य करना सीखता है तो ये कहलाता है अवलोकन द्वारा सीखना। जिसको देख का है अवलोकन, ये देखना, देख कर सीखना। अनुबंधित प्रक्रिया सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है। अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है। सीखने वाले के समक्ष विषय वस्तु उसी समय प्रस्तुत की जाए जब वह मनोवैज्ञानिक रूप से उसे स्वीकार करने हेतु तैयार है, यह सोच कहलाती है। सहजानुभूति बोध अवधारणा, जब सीखने वाला उपस्थित समस्या के हल में असम आगे नहीं बढ़ पाता, उसे पहाड़ अथवा टिकड़ी की आवश्यकता होती है। यह मनोवैज्ञानिक अवधारणा की ओर सहायता करती है। तथ्यों को पुनर्गठित कर पुनः सोच के प्रयास की। बाद में सीखी गई सामग्री यदि पूर्व में सीखी गई सामग्री के धारण में अवरोध पैदा करे तो इस प्रक्रिया को कहेंगे पश्चोन्मुखी अवरोधन। अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन करने वाले सिद्धांत में किसने किया? अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने किया? अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय टॉलमैन ने अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय में अपना सिद्धांत दिया। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है। अधिगम है जो प्रेरणा के बिना संभव नहीं है। शिक्षक के बिना संभव हो सकता है, पाठ्य वस्तु के बिना भी संभव हो सकता है, गाइडेंस के बिना भी अधिगम हो सकता है। जबकि प्रेरणा या मोटिवेशन जब तक मैं नहीं मिलेगा तब तक अधिगम नहीं आएगा। अधिगम के लिए इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अधिगम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेरणा। निम्नलिखित उदाहरण है प्राचीन मिस्र कला, मकबरों की वर्षा वस्तु, दीवारों निर्माण मतलब नीचे नीचे आना, स्थापत्य कला, साम्राज्य, मुगलवादी, चट्टान काट, प्राचीन साम्राज्य, आदमी के ये रेखा चित्र है, मॉडल है, बिंदु रेखीय चित्र का है, प्रत्यय मानचित्र है। प्रत्यय मानचित्र है, एक दूसरे को मतलब जोड़ के बताना प्रत्यय मानचित्र के अंतर्गत आता है। प्रत्यय मानचित्र एक दूसरे को जोड़ के कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? भविष्योन्मुखी सोच अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं। अंतर्दृष्टि भविष्योन्मुखी सोच नहीं बता सकती। कौन सा कारक सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित नहीं करता? व्यक्तित्व है जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित नहीं करता। बालक के व्यक्तित्व किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? तो वह अनुकरण अधिगम। अनुकरण अधिगम बालक को अधिक प्रभावित करता है। कौन सा कहता है? अधिगम अयोग्यता बाधित की परिभाषा को सबसे उपयुक्त तरह से दर्शाता है। यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्र के तंत्र दुष्क्रिया है। अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है को अन्वेषण अधिगम कहते हैं। कौन सा कथन असत्य है? अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। अरे अभिप्रेरणा के बिना तो अधिगम चलेगा ही नहीं भाई साहब। यानी अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमिका क्यों नहीं? कौन सी अधिगम परिस्थिति आभासी अधिगम वातावरण का रूप नहीं है? विचारात्मक, विवेचनात्मक और अधिगम परिस्थिति आभासी अधिगम वातावरण का रूप नहीं है, तो विचारात्मक या विवेचनात्मक आभासी अधिगम में नहीं आती है। ये अधिगम आभासी में आती है, ऑनलाइन अधिगम आभासी में आती है, जबकि मिश्रित अधिगम भी आभासी में आती है। विवेचनात्मक विचारात्मक नहीं आती है आभासी अधिगम। आप धूप तेज एवं असुख है। आप धूप का चश्मा लगा लेते हैं जो आपकी असुविधा को कम कर देता है। ये एक उदाहरण है। सकारात्मक पुनर्बलन। वर्तमान में सामाजिक एवं संवेगी अधिगम के तहत किशोरों से संबंधित कौन सा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? तो वह है हिंसा निवारण, विद्यालय अनुशासन, नैतिक शिक्षा। कबूतर के निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर शिक्षक
प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार का पुनर्बलन आयोजक है? निश्चित अनुपात पुनर्बलन, जैसा करेगा वैसा भरेगा। निश्चित अनुपात पुनर्बलन अनुसूची प्रत्येक निश्चित संख्या में अनुक्रिया पर पुनर्बलन, जैसे प्रत्येक 5 व 7 अंक। बोलने वाले तथा सुनने वाले साझा लक्ष्य पर जो एक दूसरे के लिए सार्थक हैं पर समान रूप से सहमत होते हैं, ये सिद्धांत सहयोगी है। सहयोगी अधिगम की अवधारणा जॉनसन व स्मिथ द्वारा 1991 में दी गई। अधिगम के व्यवहारात्मक सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय सही है? वस्तुनिष्ठ तरीके से अवलोकन और मापन किया जाना चाहिए। मापन है जो वस्तुनिष्ठ तरीके से, मापन और अवलोकन वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या एक अधिगम प्रबंधन प्रक्रम प्रणाली LMS का प्रकार नहीं है? तो ब्लैक बोर्ड LMS का प्रकार नहीं है। ब्लैक बोर्ड एडमुंडो है, डोसिबो है, मूडल है, जबकि ब्लैक बोर्ड नहीं। डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर की, डिस्कवरी ऑफ लर्निंग ब्रूनर की है। शिक्षाविद जो रचनावादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते। वाटसन व्यवहारवादी है, रचनावादी कहाँ से? वाइगोस्की, पियाजे और ब्रूनर रचनावादी दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं। क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यावरणवाची है। पर्यावरण का कौन सा सिद्धांत है सहयोगी अधिगम विधि के विकास में सहायक रहा है? तो वह है निर्माणवाद। मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतना विचारों भावनाओं स्मृति पर आधारित है? तो मनोगतिक, मन से संबंधित होगा यानी मनोगतिक। एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत है यह है कि नई अनुक्रिया का शुद्धिकरण किया जाता है। पुनर्बलन द्वारा नई अनुक्रिया का शुद्धिकरण किया जाता है। रचनात्मकवाद की वर्तमान अवधारणा सम्मिश्रण है, जिन पियाजे, लेवाइगोस्की और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की। अवधान के लिए संवेग एक आंतरिक अभिप्रेरण है। अवधान के लिए संवेग एक आंतरिक प्रेरण है। अवधान के लिए संकेत एक आंतरिक प्रेरण है। नीचे कुछ अधिगम सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? ज्ञात से अज्ञात की ओर है, सामान्य से जटिल की ओर है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर है, विशिष्ट से सामान्य की ओर है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर है, और एक सफल शिक्षक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शिक्षण को सरल और रोचक बनाने में उपयोगी है। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य को विद्यार्थियों की आवश्यकता और उद्देश्य के संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए। खाली जगह आ गई मतलब ऑप्शन को इसमें टिका के देखना है, पढ़ना है, सही हो जाएगा अपना। अधिगम हेतु मूल्यांकन निम्न में से विद्यार्थियों की आदतों को छोड़कर अन्य को ध्यान में रखता है। आवश्यकता को नहीं छोड़ना है, अधिगम शैली को नहीं छोड़ना है, दक्षता को तो छोड़ना है, विद्यार्थी की आदतों को मूल्यांकन में जरूर छोड़ना है। किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो विलंबित अनुबंधन। शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर न हो। ये किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का क्या है? ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन, तर्क, विचार, सोच ये सभी ज्ञानात्मक में आएंगे। रोश के अनुसार चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक प्रक्रिया। चिंतन क्या है? प्रतीकों का प्रयोग चिंतन है। चिंतन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है, चिंतन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है कौन है भाई? मांसपेशी क्रिया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिंब, संप्रति, प्रतीक एवं चिन्ह, भाषा। चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है समस्या होगी तभी चिंतन प्रारंभ होगा। समस्या चिंतन के लिए सबसे जरूरी है। स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? तो वह चिंतन नहीं है स्मृति का अंग। चिंतन तो समस्या होगी तभी आएगा। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की परिभाषा किसने दी? रोश ने। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, रोश ने परिभाषा दी। चिंतन में अति आवश्यक रूप से सम्मिलित नहीं होता। चिंतन में भाषा सम्मिलित नहीं होती।
होती है जबकि अति आवश्यक नहीं है। सबूली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की। कौन सा यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? सबूली चिंतन। श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। ये उदाहरण आलोचनात्मक है। गुण दोष सभी जानेंगे, मतलब आलोचना कर रहा है। यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा, राम इस समस्या को हल करने के लिए चिंतन का सहारा लेता है। ये अभिसारी चिंतन है। कुछ फायदा ही मिलेगा। अभिसारी का मतलब है एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल ये पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि ये भी पूछा जाए कि कैसे और क्यों हुआ। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा फर्क की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आलोचनात्मक क्या और कैसे हुआ यानी आलोचना करें। रचनात्मकता चिंतन में कौन से प्रकार से संबंधित है? अपसारी में रचनात्मकता होती है। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है? बौद्धिक अयोग्यता। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है? बौद्धिक अयोग्यता। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो वो है अंतर्वैयक्तिक संवेदन। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? आसानी जीवनशैली ये उपयुक्त नहीं है। क्रीड़ा भाग लेना, क्रॉस वर्ड पहेली पठन करना, ये संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के लिए स्वस्थ स्तर बनाए रखने में मदद करते हैं, जबकि आसान जीवनशैली मदद नहीं करती। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है, इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता? संरचनावाद कहता है ज्ञान विद्यमान नहीं है, ज्ञान हमें खुद बनाना पड़ता है। ये संरचनावाद का कथन है। व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और गेस्टोलवादी तो मानते हैं कि ज्ञान विद्यमान है और विश्वसनीय है, जबकि संरचनावादी ये नहीं मानते। अधिगम की ज्ञान रचनावाद अवधारणा को सर्वप्रथम जॉन डेवी और पियाजे ने बताया। किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक है प्रभावी है? विलंबित अनुबंधन। विलंबित ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत विलंबित करना है। यानी कुत्ते को घंटी अब बजे 2 दिन बाद रोटी दी तो कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और भौतिक परिवेश समान होते हैं। ये विचार सहचर्यवादी RS सहचर्यवादी। एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और भौतिक परिवेश समान होते हैं। ये विचार SR सहचर्यवादी। मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवादी से संबंधित नहीं है, रचना नहीं है। एंजल जेम्स और डी प्रकार्यवादी है। रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर सीख लेते हैं। लुप्त अधिगम संप्रदाय को सर्वप्रथम किसने परिचित करवाया? टॉलमैन है लुप्त अधिगम। टॉलमैन ने क्या बताया? लुप्त अधिगम के बारे में बताया। नैतिक विकास के 3 चरण हैं। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक। नैतिक विकास के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, जो अनैतिक और नैतिक के बीच अंतर करते हैं और नैतिक को चुनते हैं। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। अनुरूपण और अनुरूपता अनुदेशन वास्तविक जीवन की घटना, वस्तु अथवा परिघटना का निरूपण अथवा मॉडल है। उसमें अधिगमकर्ता अपनी क्रिया के परिणाम को देख सकता है। कभी कभी इसमें वास्तविक चीज़ों वस्तुओं को करना व्यवहारिक संभव नहीं है। कौन सा टॉलमैन द्वारा प्रदत्त चिन्ह सिद्धांत का मुख्य विचार प्रसारित संप्रदाय नहीं है? तो वो है, गड़बड़ी हो गई यार, पीछे ज़्यादा आ गया। शाब्दिक बनाम अशाब्दिक अधिगम। शाब्दिक बनाम अशाब्दिक अधिगम की व्याख्या स्किनर द्वारा की गई थी। ठीक है। अधिगम की समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? निष्पादन करना। अधिगम समस्या समाधान में सबसे अंत में क्या करेंगे? निष्पादन करेंगे। समस्या समाधान के 7 चरण होते हैं। समस्या की पहचान करेंगे, निरूपण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, समाधान का मूल्यांकन करेंगे, क्रियाविधि प्रदर्शन, परिणाम का मूल्यांकन सत्यापन करेंगे, समस्या समाधान को पुनः परिभाषित करेंगे और पुनः विचार करेंगे, निष्पादन करेंगे। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को
संसाधित कर रहा है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है विचारण। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को विचारण कहते हैं। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अनुभव या व्यवहार क्षमता द्वारा अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन विचारण है। विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किसने किए? विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किसने किए? तो एबिंगहॉस ने। विस्मरण के स्वयं पर प्रयोग एबिंगहॉस ने किए। नृतक शब्द का निर्माण सर्वप्रथम किसने दिया? नृतक शब्द एबिंगहॉस ने दिया और इसने विस्मरण पर स्वयं के प्रयोग किए। किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? ब्लूम ने तो मूल्यांकन के बारे में बताया, ब्लूम का अधिगम सिद्धांत नहीं दिया। स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर अधिगम सिद्धांत जरूर दिए। यह कथन एक उत्तेजक प्रतिमान है जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है। यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? तो गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। प्रतिस्थापन का सिद्धांत गुथरी का है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत कॉल रोजर्स। क्रमबद्ध व्यवहार या पुनर्बलन, प्रबलन, परिष्कृत का या यथार्थ सिद्धांत। अंतर्निहित न्यूनता का सिद्धांत क्लार्क हॉल का। और मानवतावादी अधिगम सिद्धांत मैस्लो। मानवतावादी से मैस्लो। एकल प्रयास अधिगम का नियम संबंधित है। एकल प्रयास नियम किसने दिया? एडविन रे गुथरी। एकल प्रयास अधिगम नियम गुथरी का है। कौन सा सही नहीं है? व्यवहारवादी वॉटसन है, बिल्कुल राइट है। जॉन डेवी संरचनावादी नहीं है, संज्ञानवादी पियाजे है। वर्दीमर गेस्टोल्टवादी। कौन सा युग्म सही है? तो वो है अनुभवजन्य अधिगम कार्ल रोजर्स का। अनुभवजन्य अधिगम कार्ल रोजर्स का है। कौन सा युग्म सही है? तो वो है सक्रिय अनुगम सिद्धांत स्किनर का। अधिगम का उद्देश्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? उद्देश्य किसके हैं? टॉलमैन के। एडवर्ड टॉलमैन ने उद्देश्यवाद सिद्धांत दिया। अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधारा एवं उनके प्रतिपादक के जोड़े के लिए दिए गए इंगित कौन सा जोड़ा सही मिलान नहीं है? तो पहले तो सही कौन सा देख लेते हैं। व्यवहारवादी वॉटसन और गुथरी। व्यवहार वॉटसन, थाके, गुथरी, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर सब व्यवहारवाद में आएंगे। फैकल्टी मनोविज्ञान वुल्फ व रीड की है, जबकि गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक नहीं है। पुनर्बलन हॉल और स्किनर का है। गेस्टोल्टवादी कौन है पहले देख लेते हैं। गेस्टोल्टवादी वर्दीमर है। पुनर्बलन हॉल और स्किनर का है। नीचे दिए गए अधिगम सिद्धांतों से कौन सा जोड़े मिलान नहीं है? पहले है वो देख लेते हैं। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत वर्दीमर और कोहलर का। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक। पुनर्बलन का सिद्धांत हॉल और स्किनर का। अनुकूलन और अनुबंधन अनुक्रिया वुल्फ का नहीं है, ये भी आपको पावलोव का है। अनुकूलन अनुबंधन अनुक्रिया का पावलोव का है। थॉर्नडाइक पावलोव अनुबंधन अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक का। कोहलर का ए में 4 तो सही है, बी में फर्स्ट हो गया। पावलोव अनुकूलिक अनुक्रिया या क्लार्क हॉल का है पुनर्बलन और कोहलर का अंतर्दृष्टि। गलत कौन सा है? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम थॉर्नडाइक का नहीं है। अवलोकन अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया है थॉर्नडाइक का। अवलोकन अधिगम बांडुरा। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर। शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव। नीचे दिए गए सिद्धांत कौन सा प्रतिपादक सही नहीं है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर का नहीं है। प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक का। क्षेत्र अधिगम सिद्धांत लेविन का। संकेत अधिगम टॉलमैन। संकेत करेंगे टॉलमैन। सामाजिक अधिगम बांडुरा का है भाई। सामाजिक अधिगम बांडुरा। कौन से जोड़े सही नहीं है? ये तो बहुत बड़े सवाल होते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक है भाई साहब।
पावलो का कौन सा है? अनुक्रिया अनुबंधन का है। क्रिया प्रसूता स्किनर बिल्कुल राइट है। प्रबलन का हल्का है। प्रयास अब त्रुटि थोंडाई थोंडाई को पाछो कराव तो रे। व्यवहारवादी वाटसन व गुथरी। फैकल्टी मनोवैज्ञानिक वुल्ड व रीट। गेस्टोल्डवादी वर्दीमर है भाई साहब, वर्दीमर कॉलर कॉप का, वर्दीमर कॉलर कॉप का, गेस्टोल्डवादी वर्दीमर कॉलर कॉल का। पुनर्बलन हल है स्किनर बिल्कुल राइट। नीचे देखे गए सिद्धांतों कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अनुकूलन अनुबंधीय वुल्फ रीट पहला ही गड़बड़ हो गया। अनुकूलन अनुबंधन है पावलोव का है। अंतर्दृष्टि सूद का, वर्दीमर और कॉलर का। गेस्टोल्डवादी वर्दीमर कॉलर कॉप का। उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक का। पुनर्बलन का हल और स्किनर। अनुकूलन अनुबंधन अनुक्रिया पावलोव का हो गया। कौन सा जोड़ा सही नहीं? प्याजे संज्ञानात्मक सही है। बेसफोर्ड एकड़ अनुदर्शन सही है। स्किनर व्यवहारवादी है, जबकि वाइगोस्की सामाजिक रचनावादी है। वाइगोस्की क्या है? व्यक्तित्व रचनावादी नहीं है, सामाजिक रचनावादी है। वह दोनों नहीं मिलेंगे वाइगोस्की में भाई। बस वाइगोस्की पहले है ना, सामाजिक रचनावादी बनेंगे। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत। और निर्मितवादी ये गलत है। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का, नैतिक विकास कोलबर्ग का। वॉटसन वाइगोस्की कूट लेविन स्किनर। कूट लेविन का क्षेत्र। सबसे पहले सी में 2 ठोक दो तो अपना तो उत्तर वैसे ही बन गया चौथा। वॉटसन थर्ड है, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है। कूट वाइगोस्की में आ गया सामाजिक द्रव्यवाद। सामाजिक रचनावाद को सामाजिक द्रव्यवाद को एक ही बात है। स्किनर का है आपके सक्रिय अनुबंधन। उद्दीपक अनुक्रिया नहीं है क्योंकि यहाँ थॉर्नडाइक की उपस्थिति नहीं है, तो चौथा नहीं हो सकता। कार्ल रोजर्स ये इंपॉर्टेंट है भाई। कूट लेविन क्षेत्र का हो गया। कूट लेविन तो आते ही कार्य क्षेत्र सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है। बी में फर्स्ट ऑप्शन 4 सी हो गया। ए में थर्ड हो गया। कार्ल रोजर्स सौर सामर्थ्य सिद्धांत। कूट लेविन कार्य क्षेत्र सिद्धांत। बांडुरा का कौन सा है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बांडुरा क्या करता है? सामाजिक अधिगम करवाता है। ब्रूनर करता है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को, या संज्ञानात्मक सिद्धांत को ब्रूनर का है। क्रिया प्रसूता स्किनर का, यानी ए में थर्ड। प्रबलन प्रयास त्रुटि किसका है? पावलोव का। प्रयास त्रुटि थॉर्नडाइक का। क्रिया प्रसूता स्किनर का बिल्कुल राइट है। प्रबलन कौन देता है? क्लार्क हल। ठीक है। प्रयास त्रुटि थॉर्नडाइक घड़ी बिल्ली मादे घड़ी घटी करे प्रयास त्रुटि करे। क्लासिकल अनुबंधन, क्लासिकल डांस कौन करेगा? स्किनर क्लासिकल डांस करेगा। कोलहर कोपका और वर्दीमर गेस्टोल्डवादी है। थॉर्नडाइक क्रिया प्रसूता सबसे पहले स्किनर मिला लो, डी में 4। ठीक है। उसके बाद में पावलोव अनुकूलित प्रतिक्रिया, यानी सी में थर्ड। ऑप्शन ए सही हो गया। कॉलर का क्या है? सूज। थॉर्नडाइक का प्रयत्न भूल का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक। संकेत क्षेत्र कूट लेविन कर दो। अंतर्दृष्टि ये सब हो जाएंगे, वैसे भी इसको मिलान तो कर लें, देख लें। उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक का, यानी ए में थर्ड। फिर बी में, सी में कर देते हैं 2। ए में थर्ड, सी में 2, 2 ऑप्शन में आ गए, यानी एक और चाहिए हमको। अंतर्दृष्टि संकेत किसका है? अंतर्दृष्टि किसका है देख ही लेते हैं। चलो उत्तर डी में फर्स्ट हो गया। अंतर्दृष्टि कॉलर का है। संकेत टोलमैन का है। टोल मत आदमी रहे नहीं जब संकेत दिया करे। टोलमैन यानी टोल मत रहे जो कहीं करे संकेत देवे। और अंतर्दृष्टि किसकी है? अंतर्दृष्टि कॉलर की। कॉलर पकड़े देने पर अंतर्दृष्टि पूरी बता दे। इसमें है आपके अभिक्रिया अधिगम आंसू बैल का।
सतही ज्ञान उपागम, तो ये है मर्टन का, फेरेंस मर्टन। स्वनियमितवादी अधिगम, स्वनियमित अधिगम जिमरमैन। विकासवादी सिद्धांत पियाजे का। व्यवहारवाद, मात्रात्मक क्रांति अतिवाद। व्यवहारवाद में विलियम क्रिक, ठीक है। मात्रात्मक क्रांति, इसमें आएगा आपके बर्टन। मात्रात्मक कौन करता है? बर्टन करता है। अतिवाद में कौन आएगा? पीटे मतलब पीठ में अति हो गई। प्रसंभाव्यवाद स्पेक्ट, इम्पोर्टेंट है सिद्धांत, बहुत इम्पोर्टेंट है। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड। व्यवहारवाद वाटसन। गेस्टाल्टवादी वर्दीमर। निर्मितवादी गेस्टाल्टवादी, यानी फोर में फोर कर देते हैं। नहीं, थर्ड में फोर करेंगे। उत्तर तो वैसे ही आएगा थर्ड में फोर करते ही। तो देख लेते हैं। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड। व्यवहारवाद हल्का क्लार्क हल। व्यवहारवाद आराम CL क्लार्क हल। निर्मितवाद वाइगोस्की। निर्मितवादी कौन है? वाइगोस्की। जॉन डीवी टिचनर। कॉपका वाटसन व्यवहारवादी। डी में फोर। कॉपका गेस्टाल्टवादी, बिल्कुल राइट है। वर्दीमर, कॉलर और कॉपका। टीचनर क्या है? टीचनर है आपके संरचनावादी। और जॉन डीवी है आपके कृत्यवाद। जॉन डीवी कृत्यवाद का इंपॉर्टेंट है। जॉन डीवी का यह पहली बार देखा है मैंने, कृत्यवाद। जॉन डीवी किसका है? कृत्यवाद से संबंधित। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया? इसका उत्तर तो यहाँ है नहीं, पीछे। अच्छा, क्वेश्चन पूरा लंबा दिया हुआ है ऑप्शन। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। शैक्षिक सत्र 2017-18 में NCERT उदयपुर द्वारा निर्धारित किए गए कक्षावार एवं विषयवार सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स को निर्धारित मानदंडों में शामिल कर लिया गया है, जिनका क्रियान्वयन अनिवार्य है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS का आधार भी सीखने के पूर्व लर्निंग आउटकम, सीखने के अधिगम के प्रतिफल क्या है? यह है, देख लो। सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता RT 2009 के तहत। सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य, सीखने के प्रतिफल की विशेषताएं। पहले तो सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता क्या है, फिर उसके उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है। आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है। आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है। अंत में मूल्यांकन क्या है। अधिगम के सिद्धांत एक दृष्टि में प्रयत्न भूल द्वारा थॉर्नडाइक का संभववाद, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, अलग अलग नाम है। SR थ्योरी के नाम से आवृत्ति सिद्धांत, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अमेरिका का था, बिल्ली पर प्रयोग किया। शिक्षा में उपयोग क्या है? इसमें अभ्यास द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। अभ्यास द्वारा व्यक्ति की त्रुटियों का निराकरण कर उसे किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। यह सिद्धांत गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए अधिक उपयोगी है। गणित और विज्ञान के लिए किसका उपयोगी है? थॉर्नडाइक का। थॉर्ने वैसे गणित और विज्ञान में तेज है पुरुष। प्रयास में उदय सर के संबंधित थक गए, मेमोरी ट्रिक। प्रयास में उदय सर SR के संबंधित थक गए, प्रयास में उदय सर के संबंधित थक गए। प्रया मतलब प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। उ मतलब उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत। SR में स्टिमुलस रेस्पॉन्स या SR थ्योरी। के मतलब कैट यानी बिल्ली पे, और संबंधी मतलब संभववाद। अधिगम का संभववाद, अधिगम का बंध सिद्धांत, और थक मतलब थॉर्नडाइक। अरे प्रयास में उद्देश्य के संबंधी थक गए, केड़ी ट्रिक बनाई है दिशाई। अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा अधिगम संबंध प्रतिक्रिया। इवान पेट्रोविच पावलोव कहाँ का था? रूस का था। थॉर्नडाइक कहाँ का था? अमेरिका का था थॉर्नडाइक। भाई पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है। आदत निर्माण
कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा भी संबंध प्रतिक्रिया धीरे धीरे आदत बन जाती है। भाषा का विकास छोटे बालकों को वस्तुएं दिखाकर संबंधों का ज्ञान करवाना, सुलेख व अक्षर विन्यास जैसे विषयों के शिक्षण में जैसे संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत या अनुकूलित प्रतिक्रिया क्लासिकल कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी संबंध रस्सी जोड़ करके कल सांस चलो ये पढ़ लेते हैं अपन, ट्रिक मेरे को जरूरत नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग यानी परंपरागत अनुकूलन, शास्त्रीय अनुबंधन यानी प्राचीन अनुबंधन, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव ने दिया, रूस का निवासी था, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया, कुत्ते पर प्रयोग किए। दो उद्दीपक होते हैं, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत और परंपरागत अनुकूलन, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम यह सूज का सिद्धांत, कोलर कोपका वर्दिमर जर्मनी के थे तीनों। ये है आपके गेस्टोल्टवादी, कोलर कोपका वर्दिमर वन मानुष पर प्रयोग किया। अंतर्दृष्टि या सूज का सिद्धांत, तीन बंदे साथ, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूज का सिद्धांत, कोलर कोपका वर्दिमर तीनों में से एक आ जाए तो भी मान लेना वन मानुष है। यह सिद्धांत स्वयं समस्या का हल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। छोटे बालकों के समक्ष वस्तु प्रस्तुत करने पर वे आवश्यक संबंधों का प्रशिक्षण शीघ्र कर लेते हैं। इसमें क्या है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, सूज का सिद्धांत है, समग्रता सिद्धांत या पूर्णकार पर बल, पूर्णकार यानी गेस्टोल्टवाद, पूर्णकार का अर्थ ही गेस्टोल्टवादी होता है, यानी गेस्टोल्टवाद का अर्थ ही पूर्णकार होता है। पूर्ण साइंस की ओर शिक्षण पर बल, गेस्टोल्टवाद प्रतिपादक वर्दिमर है। जर्मन शब्द है कोहलर और चिंपैंजी यानी वनमानुष, चिंपैंजी को वनमानुष को एक ही बात प्रयोग की। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत यह कार्यात्मकता प्रतिबंधन, V.F. स्किनर यानी व्यूहस, फ्रेडरिक स्किनर, स्किनर कहाँ का था, अमेरिका का था। और कोलर कोपका और वर्दिमर तीनों जर्मनी के। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया, कबूतर और चूहे पर। किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बल देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए एवं किसी भी गलत कार्य के लिए ऋणात्मक पुनर्बल देकर उसे घटाना चाहिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर का, कार्यात्मक प्रतिबद्धता स्किनर की। थ्योरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्रबलन का सिद्धांत क्लार्क हल का या विधिक सिद्धांत क्लार्क हल का। क्लार्क हल ने चूहे पर प्रयोग किया, स्किनर में चूहे कबूतर पे। क्लार्क हल ने क्या किया है प्रबलन सिद्धांत में, इस सिद्धांत में व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया गया है। शिक्षक को विषय वस्तु तथा अधिगम को दोहराने पर बल देना चाहिए ताकि बालक को आदत में बेहतर बनाया जा सके। अधिगम का प्राकृतिक दशा सिद्धांत या क्षेत्र सिद्धांत, प्राकृतिक पूजे या क्षेत्र पूजे। कूट लेविन कहाँ का था, जर्मनी का था। कूट लेविन ने क्षेत्र बराबर बालक पे प्रयोग किए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। कूट लेविन ने किस पे प्रयोग किए, बालक पे। क्लार्क हल ने चूहे पे, स्किनर ने चूहे और कबूतर पे। कूट लेविन ने क्या कहा, इस सिद्धांत में व्यवहार पर जोर देते हुए अभिप्रेरणा का प्रयोग किया। शिक्षकों को छात्रों की योग्यता एवं शक्ति के अनुसार उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध करवाकर प्राप्त उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से निर्धारित करना चाहिए। ठीक है। उद्देश्यवाद का सिद्धांत एडवर्ड टोलमैन, टोल मात्र वह जगह उद्देश्य वह पाया मचकाना। ठीक है, टोलमैन कहीं कहीं उद्देश्यवाद, उद्देश्य कहीं पाया। बंदर और चूहे पर प्रयोग किया। अध्यापक द्वारा इनाम एवं दंड के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। अध्यापक द्वारा इनाम एवं दंड को उद्देश्यों प्राप्त कराने के लिए प्रयोग करना चाहिए। उद्देश्यों को प्राप्त कराने के लिए दंड और इनाम का प्रयोग करना चाहिए। ये उद्देश्यवाद का सिद्धांत टोलमैन ने दिया है। टोलमैन सही तरीके में पैसा नहीं देवे तो दंड देवे और सही तरीके में दे देवे तो कभी कभी इनाम भी देते। अन्वेषण का सिद्धांत जेरोम एस ब्रूनर का। अध्यापक को बच्चों में अधिगम के प्रति रुझान पैदा करना चाहिए। ब्रूनर कहते हैं अन्वेषण में, अन्वेषण सिद्धांत तो पहले बताओ किसका है, ब्रूनर का। ब्रूनर कहते हैं अध्यापक को बच्चों के अधिगम के प्रति रुझान पैदा करना चाहिए। ठीक है, रुझान पैदा कर दिया भाई हमने। स्थानापन्ना का सिद्धांत एडविन गुथरी कौन थे, व्यवहारवादी थे। शिक्षक को उत्तेजना अनुक्रिया के मध्य अधिकतम साहचर्य स्थापित कर अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना चाहिए। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबेल का। शाब्दिक किसका शब्द कौन बोलते हैं, आशुबेल बोलते हैं। प्राप्त अधिगम का सिद्धांत आशुबेल का। विषय वस्तु को विद्यालय परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनुकरण द्वारा अधिगम हेगर्टी
एगरिटी सबसे इम्पोर्टेंट। एगरिटी कहता है कि अनुकरण द्वारा सीखो आप। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। मानसिक शक्ति या अनुशासन का सिद्धांत। फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट। मानसिक शक्ति एवं अनुशासन का सिद्धांत फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट। समान तत्वों का सिद्धांत या समतात्विक सिद्धांत थॉर्नडाइक यूएस से। सामान्यकृत अनुभवों का सिद्धांत या सामान्यकरण का सिद्धांत जड़ का। जड़ मतलब सामान्यकरण कर लिया, अगर जमीन में ऊंडी पड़ जाए इन्हें सामान्यकरण कर लो, सामान्यकृत या सामान्यकरण। अवयवीवादी सिद्धांत वर्दिमर कोलर कोप का। गेस्टोल्टवादी सिद्धांत वर्दिमर कोलर कोप का। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वेवलर कोप का, वर्दिमर कोलर कोप का। और सूझ का सिद्धांत वर्दिमर कोलर कोप का। द्वितत्ववादी सिद्धांत स्पीरमैन का। द्वितत्ववादी सिद्धांत स्पीरमैन का। सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत स्पीरमैन का। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत गेस्ट्स। औपचारिक या अमूर्त मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत गेट्स का। बालक की विभिन्न अवस्थाओं एक दृष्टि में। पठार या विश्राम अवस्था जन्म के 10 दिन से 14 दिन तक पठार या विश्राम अवस्था चलती है। संवेदन एवं पठार या विश्राम जन्म से 10 से 14 दिन तक। संवेदन या ज्ञानेंद्रिय सीखने की अवस्था जन्म से 2 वर्ष। स्वार्थी या स्व केंद्रित जन्म से 2 वर्ष। संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष। खिलौनों की आयु 2.5 से 5 वर्ष है। पूर्व बाल्यावस्था। प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी 2 से 7 वर्ष। विवेचना रहित विचार अवस्था 2 से 7 वर्ष। अतार्किक चिंतन की अवस्था 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था 2 से 7 वर्ष। नकारात्मक अवस्था 11 से 13 वर्ष। वय संधि या ओवरलैपिंग काल 11 से 12, 11, 12 से 13 से 16। वय संधि कब होती है? जब किशोर होने लगता है तो वय संधि या ओवरलैपिंग काल होता है 11 से 16 के मध्य। क्या आप जानते हैं 1904 में पावलोव, इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्था के लिए कार्य करने के लिए मिला, जिससे अनुक्रियाओं के विकास सिद्धांत को समझा जा सकता है। पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए किसे नोबेल मिला? पावलोव को। पो से पाचन क्रियाओं के लिए 1904 में। 1981 में डेविड ह्यूबल और टास्टेन विसल को मस्तिष्क की दृष्टि कोशिकाओं के शोध के लिए नोबेल मिला। ठीक है। 2002 में अनिश्चितता में मानव निर्णय के अनुसंधान पर डैनियल कहनेमन को नोबेल मिला। ठीक है, ये एनसीईआरटी से लिए गए। 2005 में आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व की समझ में खेल सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए थॉमस सेलिंग को नोबेल मिला। 1904 में पावलोव। 1981 में ड्यूहेल और टर्टन विसल। 2002 में डैनियल कहनेमन। 2005 में थॉमस सेलिंग का। सबसे इम्पोर्टेंट है साल नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या है। पावलोव को पाचन व्यवस्था के लिए, ह्यूबल और टर्टमैन विसल को मस्तिष्क की दृष्टि कोशिकाओं पर शोध के लिए। क्या आदमी रात रहो एक दिन रहो वैसा ही क्यों रहे भैया। अनिश्चितता कहनेमन ने अनिश्चितता में मानव निर्णय इस पे नोबेल मिला गया कहनेमन को। ठीक है। थॉमस सेलिंग को किस में मिला? आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व की समझ खेल सिद्धांत के लिए से थॉमस सेलिंग को मिला। तो ये हमारा अधिगम टॉपिक पूरा हो गया। जय हिंद, जय भारत।